हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 8th एनसीईआरटी में सेकुलरिज्म के बारे में कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, उसे हमने समझा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 3, जो कि है यूनिट 2 में पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। लेसन 3 का नाम है हमारा वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें सांसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आता है पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले जो जनता है उनके रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी हमें प्रतिनिधित्व जो हम इलेक्शन द्वारा चुनते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी के ये आइडिया को लाने के लिए कि डेमोक्रेसी क्या होता है कि जिसमें जनता की सुनी जाती है, तो जनता ही यहाँ पर वोट करेगी। जनता द्वारा ही जो एक लीडर को चुना जाएगा एक किसी भी पर्टिकुलर आइडिया के कंसेंट के लिए, जिसमें उनकी डिज़ायर को, उनके अप्रूवल को, पार्टिसिपेशन को भी देखा जाता है कि इसके इलेक्शन के द्वारा जनता की जो डिज़ायर्स है, क्या वो चाहते हैं, वो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधि है वो पूरा करता है। इसमें जनता का अप्रूवल होता है कि हाँ, जनता ही वोट देकर द्वारा अपनी सहमति बताती है कि हाँ, हमने हमारे लीडर को चुना है और यही हमारे लिए लॉज बनाएगा। और इससे इसके द्वारा ये भी सुनिश्चित होता है कि जनता का जो है पार्टिसिपेशन भी उस गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में हो रहा है। अब जो ये होता है, ये फंक्शनिंग जो होती है डिसीजन मेकिंग की, ये होती ये जो डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिकली काम कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब अगर जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो होती है वो जनता के ऊपर होती है। अब जनता ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व चुन रही है, अपना प्रतिनिधि चुन रही है इलेक्शन के द्वारा, और वही प्रतिनिधि जो है डिसीजन ले रहा है उन जनता के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से जनता के द्वारा ही जनता के लिए एक डिसीजन लेना हुआ या फिर एक पॉलिसीज़ बनाना हुआ। तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग होती है। अब जो सबसे बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का वो है कि सिटीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब इसका प्रिंसिपल ही यही होता है कि किसी भी गवर्नमेंट का, कि इसमें जो ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन, मतलब उन सिटीजन का ट्रस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट में उन सिटीजन का ट्रस्ट होना चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट कैसे बनती है, जिसके द्वारा जहाँ पर जनता के वोट ज़्यादा होंगे, मतलब जिस पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेंगे तो उससे हम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से यही होता है कि जिस पार्टी के पास जनता का अधिक ट्रस्ट होता है, मतलब कि जनता जिस पर अधिक ट्रस्ट करेगी उसे ही वोट देगी, और जिसे वोट देगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक प्रकार से ये निश्चित होता है कि जो जनता का जो ट्रस्ट होता है वो काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। अब जो ये पीपल है जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेड करते हैं, अब ये जो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट को, जो भी लीडर एक जनता द्वारा चुना जाता है एक पर्टिकुलर एरिया से, वो रिप्रेजेंट करता है आगे पार्लियामेंट में। वो कैसे चुनते हैं आगे मैं बताऊंगी। अब एक ग्रुप जो है उसमें जो गवर्नमेंट बनाता है, मतलब कि अलग अलग हमने प्रतिनिधित्व चुने। अब प्रतिनिधि हमें पता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग पार्टी, जैसे हमारे भी देश में पार्टी है, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब पार्टी, एक ही पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसी पार्टी की क्या होती है, गवर्नमेंट बनती है। तो जैसे हमारे यहाँ पर भी, हमारे देश में भी अलग अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो अलग अलग पार्टी की सरकार बनती है। जब जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी पार्टी को वोट मिलेंगे। इसी प्रकार से एक ग्रुप जो होता है जिसमें ज़्यादा वोट होते हैं वही उसी पार्टी की सरकार बनती है। अब आता है रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, हमें इस बना जो है इसका क्या क्या रोल है, किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जो ये पार्लियामेंट है, ये सबसे ज़्यादा पावर होती है पार्लियामेंट के पास। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावर होती है पार्लियामेंट के पास। अब क्यों होती है, क्योंकि हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार जिसमें लोगों की चलती है। अब ये पार्लियामेंट के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं, तो इनके पास इसीलिए सबसे अधिक पावर होता है क्योंकि ये जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। तो एक प्रकार से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि इन्हीं के पास सब पावर हो, क्योंकि जनता के द्वारा ही इन्हें चुना जाता है। तो एक प्रकार से ये जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो क्या होता है दूसरा है कि ये जो होते हैं इलेक्शंस जो होते हैं सिमिलर होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेशन। हमने लास्ट 7th क्लास में पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेचर जो होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसी प्रकार से चुनाव होते हैं। अब जो लोकसभा जो होता है वो 5 साल की अवधि का होता है, जो हमने पहले पढ़ा था विधानसभा वो 5 साल की अवधि का होता है। उसमें क्या होता था कि एक कंट्री को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देते थे,
मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, एक बार बता देती हूँ। और कि अलग अलग कंट्री में एक जो स्टेट है, एक राज्य है, इसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर खड़ा होगा, जहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह से उन जनता द्वारा वोट देकर उस लीडर को जिताया जाएगा। जो लीडर होता है किसी पार्टी से बिलोंग करता है। अब जो भी लीडर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के लीडर होते हैं उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। और वो सभी लीडर जो एमएलएज होते हैं, अगर वो मिलकर बनाते हैं सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। ये हो गई हमारे विधानसभा की बात। इसी प्रकार सेम जो होता है ये हमारा होता है पार्लियामेंट की जो बनती है एमपीज़ की, उसमें भी ऐसा ही होता है। कंस्टिट्यूएंसी से एक जो होता है पर्सन इलेक्ट किया जाता है। अब ये पर्सन जो होते हैं एमएलएज जो होते हैं वो एमपी को चुनते हैं। यहाँ पर जनता द्वारा सीधा वोट नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से होता है कि एमएलए जो होते हैं वो एमपीज को चुनते हैं। अब ये जो कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं ये डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर जो जीता वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर सकता है। अब ये पार्टी जो होते हैं एमपीज बन जाते हैं। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। एमएलएज मिलकर जो बनाते हैं वो तो विधानसभा बनाते हैं, लेजिस्लेचर। एमएलएज मिलकर विधानसभा का गठन करते हैं, जबकि ये एमपीज जो होते हैं ये मिलकर पार्लियामेंट का गठन करते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। एमएलए जो होते हैं वो राज्य स्तर पे जो बनती है हमारी लोकसभा, उसमें होते हैं, जबकि एमपीज जो होते हैं ये हमारे राज्यसभा में जो पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, अब आता है रोल में हम आगे देखते हैं स्टेट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जैसे हमारे एमएलएज में था कि जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलएज होंगे उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी उस राज्य में, इसी प्रकार एमपीज में भी होता है कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है नेशनल लेवल पर। अब लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा एमपी किस पार्टी से बिलोंग करता है। अब जिस पार्टी का एमपी सबसे ज़्यादा होगा उसी पार्टी की जो होगी गवर्नमेंट मतलब बनेगी, कि सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर इलेक्ट होंगे एमपीज बनेंगे उसी पार्टी की गवर्नमेंट होगी। और उसके अलावा जो दूसरी पार्टी होगी उसे अपोजिशन पार्टी कहेंगे, जिसमें सबसे सेकंड लार्जेस्ट नंबर की जो सीट होगी, सबसे पहले ज़्यादा जिसकी सीट होगी वो तो बनेगी हमारी गवर्नमेंट जिसकी बनेगी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट जिसकी होगी सेकंड नंबर पे वो बनाएगी हमारी अपोजिशन। वो बनाने का काम करेगी हमारी अपोजिशन या कोalition पार्टीज बनाएगी। अब अपोजिशन पार्टीज भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, हम आगे देखेंगे। अब जो ये है फंक्शन जो है लोकसभा का, वो है एग्जीक्यूटिव को लोकसभा जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फंक्शन जो लोकसभा का है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना मतलब कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव के जो पद पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इन सबको चुनने का काम क्या होता है, वो होता है हमारे लोकसभा का। अब ये क्या एमपीज जो होते हैं सारे, जिस पार्टी के एमपीज होते हैं वही सारे एमपीज अपने जो लीडर होता है उसको चुनते हैं, जो कि होता है हमारा पीएम। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर रूलिंग पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वही हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। और कोई फंक्शन होता है, अब होता है राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी राज्य के फंक्शन को, ये काम होता है राज्यसभा का। राज्यसभा कोई भी बिल का इनिशिएशन कर सकता है, मतलब कोई बिल लाना हो, कोई लॉ बनाना हो तो इसका भी इनिशिएशन कर सकता है। या फिर लोकसभा द्वारा कोई अगर बिल राज्यसभा में आता है कि हाँ ये बिल पारित करना है या एक्ट बनाना है, तो अगर वो बिल जो है वो दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित होना ज़रूरी होता है, तभी जाकर वो कोई एक्ट बनता है। तो अगर राज्यसभा चाहता है कि इस बिल में कोई मतलब अल्टरनेशन होना चाहिए या फिर कोई चेंजेस होने चाहिए, तो वो भी वहाँ पर अपना रिव्यू दे सकता है कि इस बिल में कोई रिव्यू चेंजेस आने चाहिए। अगर लोकसभा में अगर बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में नहीं होता है तो वो बिल भी पास नहीं होगा। मतलब किसी बिल को पास होने के लिए दोनों जो हाउसेस हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों से पारित होना ज़रूरी है। फिर राष्ट्रपति जो होते हैं प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो बनता है एक एक्ट। मतलब एक एक्ट बनने की प्रक्रिया यही होती है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होगा, फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट होंगे, उसके साइन होंगे, फिर वो बनेगा एक्ट। अगर मान लो एक किसी हाउस में उन्होंने उसको पारित नहीं किया या फिर उन्होंने उसको बोला कि इसमें कोई फेरबदल की ज़रूरत है, तो वो बोल सकते हैं, और अगर उसमें पारित हो गया तो वो आगे एक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया है। इम्पोर्टेंट रोल होता है कि
अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसको राज्यसभा में आना भी ज़रूरी है, कोई लॉ पास हो रहा है तो, और अगर राज्यसभा चाहता है कि उसमें कोई रिव्यू हो, अल्टरनेशन की ज़रूरत हो तो वो कह सकता है। अब क्या होता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग स्टेट से होते हैं, मतलब एमपीज जो होते हैं अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारे एमपीज अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे एमएलएज होते हैं। फिर इसका काम बताया गया है गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो एमपी होते हैं ये जो गवर्नमेंट होते हैं उनको गाइड करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अलग अलग स्टेट के लोगों की ज़रूरतों को वो ध्यान में रखकर जो गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उनको वो उनसे अवगत कराते हैं। एक जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन और गाइड करने का काम ये सारे एमपीज़ करते हैं। अब जो पार्लियामेंट में एक सेशन जब होता है तब एक क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर मतलब सभी एमपीज़ जो होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो स्कीम बनी है ये क्यों बनी है, या फिर ये जो लोगों का कोई मतलब मुद्दा उठाया जाता है कि ये क्यों नहीं बना है, या फिर जो पॉलिसीज़ बन रही है वो लोगों के लिए कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, ये सारा क्वेश्चन आवर में पूछा जाता है। हर एमपी के पास उस समय अपना, हर जो अलग अलग स्टेट से एमपीज़ आते हैं उन सब के पास अधिकार होता है कि वो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ सके, और वहाँ के जो लीडर है उनको क्वेश्चन आवर का आंसर देना पड़ता है। अब जो अलग अलग ये जो क्वेश्चन आवर है ये इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, इसके द्वारा जो गवर्नमेंट की वर्किंग है ये एमपी को पता चलती है। एमपीज जो होते हैं ये गवर्नमेंट की वर्किंग को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, मतलब कि क्या गवर्नमेंट कर रही है एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, एक पर्टिकुलर राज्य या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो इससे क्वेश्चन आवर में पता चलता है, क्योंकि एमपीज क्वेश्चन करते हैं और गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ता है। और इसी प्रकार से जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है इनके ऊपर कंट्रोल करती है, क्योंकि क्वेश्चन आवर में उनके पास अधिकार होता है कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपोजिशन पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्या होता है कि कोई अगर गवर्नमेंट जो चल रही है किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो कई जो एमपीज उस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तो उस गवर्नमेंट पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो उस पॉलिसी पर या फिर जो पर्टिकुलर पॉलिसी उस गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है उस पर सवाल करते हैं, क्या कि किस ग्रुप के लिए ये बेनिफिट हो रहा है, किसके लिए नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप क्या कर रहे हो, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, मतलब कि सभी वर्ग के लोगों तक सुविधा पहुंचे, उसके लिए अपोजिशन पार्टी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ क्वेश्चन उठाएगी या फिर कुछ वो काम सही से नहीं कर रही है तो उससे अवगत कराएगी। ठीक है, अब एमपी जो होते हैं उन पे जो होता है सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में हमें पता है जनता के द्वारा ही लोगों की ही मतलब लोकतांत्रिक सरकार होती है, इन्होंने जनता ही एक अहम पार्ट होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एमपीज़ होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अहम भूमिका निभाते हैं। और एक और काम होता है इसका पार्लियामेंट का लॉ बनाना, लॉ मेकिंग जो होता है, ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि लॉ कैसे बनता है। नेक्स्ट लेसन में हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। अब आता है पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मतलब पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले 25 ईयर की एज आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 25 ईयर। अब पार्लियामेंट जो है, अब आजकल तो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रीजनल जो पार्टीज़ है, अलग अलग ट्राइब से, उससे भी प्रतिनिधित्व चुने जाने लगे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कल तक रिप्रेजेंट नहीं करते थे वो भी आजकल इलेक्ट होने लग गए हैं पार्लियामेंट में। इससे पार्लियामेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर जो डेमोक्रेसी हमारे देश की वो बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप यानी जो रीजनल ग्रुप हो गए, ट्राइब हो गए, जो पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था पार्लियामेंट में, वो भी आजकल पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होने लग गए हैं, उनको भी एमपीज एमएलए बनाया जाने लगा है। जिससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ट्राइब की वो एक समस्या लेके आगे आते हैं, जिससे कि उनके ट्राइब के लोग या फिर उनकी जो रीजनल कम्युनिटी वगैरह है उनके लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रही हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए वो प्रेशराइज करते हैं। तो इसमें क्या इस प्रकार से जो जैसे एससी एसटी और ये जो बैकग्राउंड है इनको भी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मतलब इनके लिए भी गवर्नमेंट ने जैसे रिजर्वेशन कर रखा है एससी एसटी के लिए, तो इसके द्वारा इन लोगों को भी आगे आने का मौका मिल रहा है और इन्हें भी एडिकेट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ उठाने का। अभी एक रिसेंट सजेशन ये भी आया है कि जिस प्रकार से लोकल लेवल पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है उसी प्रकार से पार्लियामेंट में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये सिर्फ एक सजेशन आया है, अभी तक इस पर कोई जो कानून वगैरह या फिर कोई इसके ऊपर रिजल्ट अभी बताया नहीं गया है।
और फिर क्वेश्चंस हम जो हैं क्वेश्चन करते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी स्ट्रेंथ को, फेथ को, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पीपल है वो क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट से। बाकी जो हम एक मोनार्की पढ़ेंगे या फिर जो राजा जहाँ राज करता है उस प्रकार की गवर्नमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर लोगों को ये अधिकार नहीं होता है कि राजा द्वारा जो कानून बनाया गया है उस पर वो क्वेश्चन कर सके। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वह जो सरकार है उनके लिए जवाबदारी होती है। तो लोगों के पास यहाँ पर एक अधिकार होता है कि एक फेथ होता है लोगों को उनकी गवर्नमेंट के प्रति कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकती है कि ये जो पर्टिकुलर आपने पॉलिसी बनाई है, कानून बनाया है, ये किसके लिए, किस वर्ग के लिए सही है, और जिस वर्ग के लिए सही नहीं है वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है। ये जो डेमोक्रेसी का रोल बताया गया है, पार्लियामेंट का रोल बताया गया है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।